पिछले एपिसोड में हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है और यह क्यों जरूरी है और न्यूट्रिशन साइंस क्या है। हमारा शरीर खूब सारे पदार्थों से मिलकर बनता है जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख भूमिका होती है। और जो भोजन मानव द्वारा ग्रहण किया जाता है उसमें भी वही प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है, जिनको पोषक पदार्थ कहते हैं। पाचन तंत्र भोजन में से इन पोषक पदार्थों को तोड़ता है और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि मानव शरीर की कोशिकाएं उस पोषक पदार्थ का प्रयोग करके विकास कर सकें। इसके बाद हमने बिना किसी ट्रिक के कार्बोहाइड्रेट का विभाजन किया और उसका उपयोग भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर काम में आता है। विभाजन में हमने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड पर चर्चा कर ली थी और इन फ्यूचर हम प्रॉब्लम में ना फंसें इसलिए हमने ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड का भी एक एग्जाम्पल देख लिया था। आज हम पॉलीसेकेराइड के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन को हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात, पॉलीसेकेराइड होता क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक शुगर, दो शुगर, यह सब मिलके पॉलीसेकेराइड बनाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो शुगर मिल रही है वह शुगर कौन सी है, वो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, कौन सा है। अगर ग्लूकोज है तो वो अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। दूसरी चीज, जो दो शुगर है इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो लिंक है, वो लिंक कौन सा है, उसका नाम याद रखना है। तीसरी चीज, कोई भी पॉलीसेकेराइड है उसका उपयोग क्या है, फंक्शन क्या है, वह कहाँ पर काम में आता है। एनिमल किंगडम में कहाँ पर काम में आता है और प्लांट किंगडम में कहाँ पर काम में आता है। अलग अलग ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं, जैसे एक ग्लूकोज यूनिट मिला दूसरे ग्लूकोज यूनिट से, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, वो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है माल्टोज, जो कि एक डाइसेकेराइड है। इसी तरह अगर खूब सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, वो है पॉलीसेकेराइड है और वो है स्टार्च। पॉलीसेकेराइड क्यों है? क्योंकि इसमें खूब सारे यूनिट हैं ग्लूकोज के। दो यूनिट है तो वो डाइसेकेराइड बना, अगर 3 यूनिट है तो वो ट्राइसेकेराइड बना और 4 यूनिट है तो वो है ट्राइसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब खूब सारे यूनिट। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्टार्च क्या है। कोई इंसान जो भी भोजन ग्रहण करता है उस भोजन को हमारा पाचन तंत्र ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। होता क्या है, जो भोजन हमने प्राप्त किया है उसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, वाटर होता है। पाचन तंत्र क्या करता है, इन सब चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है ताकि सेल्यूलर लेवल पे हमारे शरीर की सभी सेल्स, कोशिकाएं उस पोषक पदार्थ का प्रयोग करके खुद का विकास कर सके। इसलिए सबसे पहले जो भोजन ग्रहण किया गया है उसको पाचन तंत्र ब्रेक डाउन करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है उस ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स किया जाता है ताकि वो ग्लूकोज शरीर की सभी कोशिकाओं के पास पहुंच सके। और जब वो ग्लूकोज, या अब इसको ऊर्जा कह सकते हो आप, भोजन हमने प्राप्त किया, उसका पाचन हुआ, उससे ऊर्जा बनी और वो शरीर के सभी अंगों, कोशिकाओं के पास पहुंच चुकी है। डेली की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उठना, बैठना, खाना खाना, सांस लेना, किसी चीज, जो भी भोजन हम प्राप्त करते हैं उसका पाचन करना, हार्ट बीट, हृदय की गति, चलना फिरना, कूदना, लड़ना झगड़ना, कपड़े धोना, यह सब जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सभी एक्टिविटीज के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा इस भोजन से सेटिस्फाई कर दी जाती है। कहने का मतलब, इन कामों को करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती है उस जरूरत को इस ऊर्जा से, भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से पूरा कर दिया जाता है। अब अगर जो ग्लूकोज अगर बच गया है तो उस ग्लूकोज को फेंका नहीं जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो उसका उपयोग हो सके। जंतुओं में जो बचे हुए ग्लूकोज का भंडारण होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। और जब ऐसा ही स्टोरेज प्लांट्स के अंदर होता है तो उसे कहते हैं स्टार्च। अर्थात जो स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, यह क्या है, यह एनर्जी का स्टोरेज है। जो ऊर्जा काम करने के बाद भी बच गई है उस ऊर्जा को एक जगह स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो भविष्य के अंदर काम में आ सके। तो स्टार्च और सेलुलोज का सबसे पहला जो फंक्शन है वो यह है कि यह
एनर्जी के सोर्स हैं और यह एनर्जी के स्टोरेज हैं। सबसे पहली जो चीज हमारे पास है वो है स्टार्च। यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज के अलग अलग खूब सारे यूनिट मिलते हैं और एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और यह जो ग्लूकोज है यह कौन सा है? यह अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा और बीटा यह अलग अलग टाइप के होते हैं। यह 12th क्लास के स्टैंडर्ड की चीजें हैं और यहाँ हमारे पास जनरल साइंस है। दूसरी चीज, यह पेड़ पौधों का प्रमुख एनर्जी सोर्स है और यह स्टार्च के रूप में ही पादप अपनी ऊर्जा का संचय करते हैं। अर्थात पौधों के अंदर वो जितना भी एनर्जी बनाते हैं उस एनर्जी से वह अपना सब काम कर लेते हैं। उसके बाद जो एनर्जी बचती है उस एनर्जी को यह स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। और यह जो उसको स्टोर करते हैं, उसका संचय करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं? वो सबसे ज्यादा इसका स्टोरेज करते हैं रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर और फिर कंद के अंदर। और इसके हमारे पास जो सबसे ज्यादा सोर्सेज हैं वो है ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप, फिर है अनाज है, सब्जियां हैं, ये सब इसके सोर्सेज हैं स्टार्च के। जूनियर क्लासेज के अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, स्टार्च टेस्ट। एक मंड का टेस्ट होता है, उसमें आलू को काट के उसके ऊपर आयोडीन डाला जाता है, फिर उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, तो वो उसके अंदर स्टार्च ही होता है। स्टार्च के अंदर अलग अलग ग्लूकोज यूनिट जो मिलते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसके प्रयोग कहाँ पर है? स्टार्च के जो यह प्रयोग हैं वो जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर कंपटीशन जो इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से अगर कहीं पे पूछे तो 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है कि जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। बियर है, विस्की है या बायोफ्यूल है, इनको बनाने में भी स्टार्च काम में आता है। और कागज उद्योग में एडहेसिव की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। एडहेसिव का मतलब जो दो चीजों को चिपका दे, गोंद की तरह। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टार्च की? यह एकदम वाइट है, यह टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। सेकेराइड का मतलब होता है मीठा। हमने मोनोसेकेराइड देखा, वो सब मीठे होते हैं, लेकिन मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में एक अंतर ध्यान में रखना है कि पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते हैं जबकि मोनोसेकेराइड सब मीठे होते हैं। दूसरी चीज, मोनोसेकेराइड जब भी आप उनको प्राप्त करते हो तो वो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड जो है यह ऊर्जा का स्टोरेज है, यह आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। जो ऊर्जा मोनोसेकेराइड ने आपको प्रदान कर दी उसके बाद भी अगर मोनोसेकेराइड बचा हुआ है तो वो मोनोसेकेराइड मिलके ही पॉलीसेकेराइड बन जाता है और फिर उसका स्टोरेज हो जाता है। तो अभी तक हमने स्टार्च को देख लिया है, इसको समझ लिया है क्या होता है। यह ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है, उसकी एक चेन होती है और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाइंड होती है। उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और यह इसका जो सबसे बड़ा जो सोर्स है, स्रोत है, वो है ग्रीन प्लांट्स। लेकिन यह बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल है, अभी कंपटीशन का लेवल यहाँ तक है। इससे अगर हम एक कदम आगे चल जाएं, 5 मिनट और ज्यादा खर्च कर लें तो मेरे हिसाब से हम दूसरों से थोड़ा आगे आ जाएंगे। तो कंपटीशन में हम लोगों से आगे रहेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टार्च दो चीजों से मिलकर बनता है जिसके अंदर 15 से 20% होता है अमाइलोज जो कि जल में घुलनशील होता है, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है एमाइलोपेक्टिन जो जल में अघुलनशील होता है और इसकी मात्रा 80 से 85% तक होती है। दूसरी एक चीज और है अमाइलेज। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो लार ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है और यह स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। तो ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है तो वह है अमाइलेज, और यह किससे स्रावित होता है? वो है लार ग्रंथियों से। स्टार्च को अमाइलम ही कहते हैं और अमाइलेज ऐसा एंजाइम जो अमाइलम का पाचन करे या उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करे। अभी तक स्टार्च के ऊपर जितनी भी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की है वो काफी है और इससे पटवारी तक का, RAS तक का एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टेप नहीं 2-2 स्टेप आगे चल के इस टॉपिक को डिस्कस किया है।
अभी तक केवल 3 चीजें जो मैंने शुरुआत में बताई थी वो ही याद रखने की है, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद जब कंपटीशन का लेवल और ज़्यादा सुपर हो जाएगा तब इसी टॉपिक के अंदर से और डीप में जाके प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कहाँ से पूछे जाएंगे उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। स्टार्च के बाद हमारे पास आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है यह भी ग्लूकोज से ही बनता है। ग्लूकोज के खूब सारे यूनिट मिल जाते हैं, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो है सेलुलोज। अंतर यह है कि जो सेलुलोज है इसमें जो ग्लूकोज होता है वह है बीटा डी ग्लूकोज, जबकि स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज हमारे पास है वह अल्फा ग्लूकोज है। प्लांट्स के अंदर जितनी भी सेल वॉल है, पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से ही बनती है। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, वह था सेल पार्ट 1, जिसके अंदर कोशिका की जो कोशिका भित्ति थी और कोशिका झिल्ली थी वह किससे बनी हुई थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है, और मानव है वह सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, इसलिए इंसान घास नहीं खाता। इसके सबसे बड़े जो सोर्स हैं वो है लकड़ी है, कपड़ा है, रेयन है और कपास है। लकड़ी के अंदर सेलुलोज 60% पाया जाता है, जबकि कपास के अंदर 90% तक पाया जाता है। रेयन जो है यह दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम कपड़ा है। यहाँ तक स्टार्च और सेलुलोज दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सेलुलोज के अंदर क्या चीजें याद रखनी है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है और सेल वॉल इसी से बनती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, और मानव इसका पाचन नहीं कर सकता है। स्टार्च और सेलुलोज जैसे पॉलीसैकेराइड के बाद हमारे पास आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह ग्लूकोज से ही बनता है, और जो जंतुओं के अंदर एनर्जी का भंडारण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधों के अंदर किस रूप में होता है वो है स्टार्च, और जंतुओं के अंदर है वो है ग्लाइकोजन। यह ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है, भंडारण है, वह कितना होगा यह निर्भर करता है उस व्यक्ति विशेष की फिजिकल ट्रेनिंग, मेटाबॉलिक रेट और ईटिंग हैबिट्स पे। फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब है वह व्यक्ति का जो फिजिकल वर्कआउट है वह कितना है, वह दिन भर घर पे बैठा रहता है या कुछ काम करता है या हैवी वर्कआउट करता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कितना जल्दी उस इंसान के शरीर के अंदर ग्लूकोज अलग खूब सारे यूनिट मिलकर ग्लाइकोजन बना देते हैं, या जब वह भूखा है, जब वह उपवास कर रहा है तो ग्लाइकोजन कितना जल्दी ब्रेकडाउन होकर अलग अलग ग्लूकोज के यूनिट में बदल जाता है। इसे मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ईटिंग हैबिट्स का मतलब है वह उसके भोजन के अंदर फैट की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हुई तो भी इंसान का वजन बढ़ेगा, अगर फैट की मात्रा ज़्यादा हुई तो भी इंसान का वजन बढ़ेगा, और अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हुई तो इंसान का शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है वह भी इंक्रीज होगा, और उसके शरीर के अंदर फैट की जो मात्रा है वह अपने आप कम होगी। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती है। अब जो ग्लाइकोजन का जो भंडारण होता है वह किस फॉर्म में होता है इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भी अतिरिक्त ऊर्जा मानव के शरीर के अंदर जो संचित होती है वह 2 फॉर्म्स में संचित होती है। जो पहला जो रूप है वह है ग्लाइकोजन, दूसरा जो रूप है वह है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड हम इसलिए स्टडी करेंगे ताकि हम दूसरों से एक स्टेप वापस आगे आ जाएं। ग्लाइकोजन तो नॉर्मल लेवल है, एक ऐसा लेवल जिसको सभी लोग स्टडी करते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा लेवल है जिसको कोई स्टडी नहीं करता है। इससे हम एक कदम आगे आएंगे। इंसान ने भोजन लिया और उसके डेली के जितने भी काम होते हैं उन सभी काम को करने के बाद भी अगर ऊर्जा बच रही है तो उससे बनता है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन भी खूब सारा बन चुका है शरीर के अंदर, तो भी अगर ऊर्जा बच रही है तो उससे बनता है ट्राइग्लिसराइड। तो जो इंसान भोजन प्राप्त करता है उससे सबसे पहले उसकी हमेशा की ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती है। दूसरे नंबर पे ग्लाइकोजन बनता है, और जब ग्लाइकोजन भी खूब सारा बन चुका होता है, अब और ग्लाइकोजन नहीं बन सकता, तब उससे बनता है ट्राइग्लिसराइड। दोनों को अभी देख लेते हैं। मानव के शरीर के अंदर ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वह होता है लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर और ब्लड के अंदर।
ग्लाइकोजन का उपयोग क्या है, इस उपयोग को देख लो। सबसे पहले इस उपयोग को समझने के लिए एक चीज दिमाग में रख लो। सामान्य इंसान के शरीर में सामान्यतः 5 लीटर रक्त होता है, 5 लीटर ब्लड होता है, जिसमें 4 से 7 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा होती है। और यह 4 से 7 ग्राम ग्लूकोज की जो मात्रा है हर इंसान के अंदर अलग अलग हो सकती है और होती है। कारण वो तीनों चीजें, सबका मेटाबॉलिक रेट, ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सब अलग होती है। यह इतना सा जो ग्लूकोज है यह ब्लड के अंदर रहना अनिवार्य है, ताकि शरीर की सभी कोशिकाओं को लगातार थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिलता रहे और वो अपना काम कर सकें। अगर यह कम हुआ तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, और अगर ज़्यादा हुआ तो भी नुकसान है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हुई तो वही डायबिटीज़ जो बीमारी है वो हो जाती है। हमारे जो शरीर का काम है उसका काम यह है कि वह जो फिक्स 4 ग्राम जो ग्लूकोज की मात्रा है इसको नियंत्रित रखेगा। और इसी नियंत्रित रखने की जो पूरी प्रोसेस है इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होता है देखो, सबसे पहली बात, इंसान ने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा बच गई, इससे बन गया ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता? ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में और मांसपेशियों के अंदर, और दूसरी छोटी मोटी अलग अलग जगह भी स्टोर होता है, जैसे ब्रेन है, किडनी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ग्लाइल सेल्स है। जब इंसान ने कोई खाना नहीं खाया, उसने उपवास किया मतलब भोजन उसने प्राप्त नहीं किया, पाचन तंत्र ने काम नहीं किया, तो उसके ब्लड में कोई ग्लूकोज आया ही नहीं, रक्त में कोई ग्लूकोज नहीं। तो ग्लूकाजन एक हार्मोन होता है। यह क्या करता है, यह शरीर में संचित ग्लाइकोजन को तोड़ता है और उससे ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण कैसे करता है? क्योंकि ग्लाइकोजन खुद ग्लूकोज से बना है, और फिर उस ग्लूकोज को रक्त में भेज दिया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, और ग्लाइकोजन को तोड़ना। ऐसा हार्मोन जो ग्लाइकोजन को तोड़े वह है ग्लूकाजोन। यह एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। कैटाबॉलिक हार्मोन का मतलब जो ब्रेक डाउन करे, डिसइंटीग्रेट करे। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, डिस का मतलब नहीं जोड़ना, मतलब तोड़ना। तो ग्लूकाजन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे ग्लूकोज बनाता है और उसे ब्लड के अंदर भेज देता है, ताकि जो मात्रा ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कम हुई है उसे वापस बराबर कर सके। एक दूसरा केस लो। दूसरे केस के अंदर क्या है, जब इंसान ने बहुत ज़्यादा खाना खाया हो और उसके शरीर के अंदर, रक्त के अंदर 7 ग्राम से भी अधिक ग्लूकोज की मात्रा आ गई हो, तो इसे कहते हैं डायबिटीज। जो डायबिटीज होती है वो यही होता है कि इंसान को, जिसे बोलते हैं शुगर की बीमारी। शुगर क्यों? क्योंकि ग्लूकोज शुगर है, एक सैकेराइड है। जब इंसान के ब्लड के अंदर आवश्यकता से अधिक शुगर आ जाती है तब क्या होता है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, वह रक्त में से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है उसको उठाता है और उससे ग्लाइकोजन का निर्माण कर देता है। ग्लाइकोजन कैसे बनता है? खूब सारे ग्लूकोज यूनिट को इकट्ठा करो तो उससे जो पॉलीसेकेराइड बनता है वो ग्लाइकोजन है। तो यह काम इंसुलिन करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो जनरेटर क्या होता है? जो निर्माण करता है, जो बिजली का निर्माण करे। तो जन का मतलब होता है निर्माण करना। तो ग्लाइकोजेनेसिस ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ग्लूकोज को मिलाकर ग्लाइकोजन का निर्माण करें, और यह निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वह है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। और यह सबसे ज़्यादा एक पौधा होता है डाहलिया, उसकी जड़ों के अंदर पाया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को पूरा करता है। और यह प्रक्रिया कैसी होती है? यह एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, जो चीज़ों को जोड़ के नई चीज़ बना दे। नई चीज़ कैसे बना रहा है? खूब सारे ग्लूकोज को मिला के एक नई चीज़ बना दी, वो है ग्लाइकोजन। अगर इंसान के शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम है, मतलब वह रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है उसको इकट्ठा करके ग्लाइकोजन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कम है। इंसुलिन का काम क्या है? रक्त में से ग्लूकोज को उठाकर उससे ग्लाइकोजन बना देना। तो अगर इंसुलिन कम है तो ग्लाइकोजन की मात्रा भी कम है।
ग्लाइकोजन की मात्रा कम है, इसका मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज खूब सारा है, और जब ग्लूकोज खूब सारा हो जाता है तो इसी को कहते हैं शुगर की बीमारी, डायबिटीज। तो इंसान को डायबिटीज क्यों होता है? जब उस इंसान के शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाता है। अब जो ग्लाइकोजन है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है कि ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। और ग्लूकाजन क्या होता है? ग्लूकाजन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। और इंसुलिन क्या है? एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो ग्लूकोज को मिलाकर ग्लाइकोजन बना देता है। अगर इंसुलिन नहीं है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और उससे इंसान को डायबिटीज हो जाएगा। एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से हम इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। एक सामान्य इंसान की डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए लगभग 30-35%, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए 45 से 65%, और फैट भी होना चाहिए 25 से 35%। यह तीनों चीज़ें हर जगह अलग अलग बताई जाती है, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये हर जगह आपको अलग मिलेगी। सपोज कोई इंसान है, उसको हमेशा 2500 कैलोरी की ज़रूरत रहती है। डेली डाइट में उसने कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% लिया, तो 2500 का 60% हमारे पास हुआ 1500 कैलोरी। मतलब कोई इंसान अगर भोजन प्राप्त कर रहा है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसे कार्बोहाइड्रेट से इतनी कैलोरी हमेशा लेनी है, 1500 कैलोरी। अब इस इंसान का दिन कैसे निकलता है? देखो, यह ऑफिस में जाता है और इसकी फिजिकल एक्टिविटी है, लैपटॉप चलाता है और कीबोर्ड से टाइपिंग करता है, बाइक चलाता है और ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस घर आता है। इतना सा इसका काम है और इसको ज़रूरत है 2500 कैलोरी की। अब इस व्यक्ति द्वारा जो 1250 से 1500 कैलोरी प्राप्त की गई है, वो पूरी की पूरी कैलोरी इस सब काम में खर्च हो जाती है। क्या काम है? लैपटॉप चलाना, कीबोर्ड चलाना, टाइपिंग करना, घर जाना, घर से ऑफिस जाना, यह सब काम में। होता क्या है कि फूड में एनर्जी होती है और हम इस फूड को खाते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यह इस भोजन के अंदर से जितनी भी एनर्जी होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उसको ब्लड में मिक्स कर देता है। ऐसे ही इस इंसान का हमेशा का काम चल रहा है। अचानक क्या होता है, वह इंसान 2500 कैलोरी की जगह 4500 कैलोरी की डाइट लेना शुरू कर देता है। कहने का मतलब जहाँ पे हमेशा वह 2500 कैलोरी की डाइट ले रहा था, अब वह 4500 कैलोरी की डाइट ले रहा है। मतलब पहले उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत थी, वह 1500 कैलोरी तक थी, और अब वह 2700 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है। कहने का मतलब 1200 कैलोरी और ज़्यादा। अब क्या होगा? उस इंसान का डेली का काम तो उतना ही है, 1200 कैलोरी हमेशा अलग बच गई। तो इस 1200 कैलोरी से वह क्या करेगा? उसका शरीर ग्लाइकोजन का निर्माण करेगा। और यह ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। और यह ग्लाइकोजन कहाँ पे जमा होता है? लीवर के अंदर होता है, मांसपेशियों के अंदर होता है। तो यह ग्लाइकोजन उस लीवर और मांसपेशियों के अंदर जमा हो गया। अब उनकी एक लिमिट होती है, लीवर के अंदर जिस लिमिट तक ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है वो हो गया, मांसपेशियों के अंदर भी हो गया। अब क्या होगा? जब यह सब स्टोरेज उधर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारा शरीर एक दूसरी प्रोसेस करेगा, और वो है ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करना। और ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ होती है? ट्राइग्लिसराइड अपने आप में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और यह एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू को हिंदी में कहते हैं वसामय उत्तक। शरीर के अंदर जहाँ पे भी फैट का स्टोरेज होता है वह होता है एडिपोज टिश्यू में, बस इतना सा ध्यान रखो। और एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है ट्राइग्लिसराइड। तो जो अतिरिक्त ऊर्जा इंसान को मिली है उससे अब होता है ट्राइग्लिसराइड का निर्माण। और जो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है इसे कहते हैं लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि फैट को लिपिड्स भी कहते हैं। तो लिपोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा से फैट का निर्माण करके उसे एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, इसे कहते हैं लिपोजेनेसिस। तो अभी तक हमने 3-4 चीज़ें देख ली है, उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। इंसान जो भोजन प्राप्त करता है उससे उसकी डेली की नीड्स होती है, उन सब के लिए ऊर्जा दे दी जाती है। उसके बाद भी अगर ऊर्जा बचती है तो उससे बनता है ग्लाइकोजन। उसके बाद भी अगर ऊर्जा बच रही है तो उससे बनता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बनता है, उसे कहते हैं लिपोजेनेसिस।
और ग्लाइकोजन जो बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज जो बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो यह सब हमने देख लिया है, इसको समझ लिया है। डेली लाइफ के अंदर जो डायबिटीज़ की जो समस्या है वो इसी इंसुलिन से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमने सबसे पहले स्टार्च को समझा, उसके बाद सेल्यूलोज को समझा, और उसके बाद हमने ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर चर्चा की। और आने वाले टॉपिक के अंदर हम विटामिन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्रोटीन बचा हुआ है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा नाम है मुरली मनोहर, और अगर आपको लगता है कि मैं यह विज्ञान आपको समझाने के अंदर सफल हुआ हूँ तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इतने समय में आपको मज़ा नहीं आया है और आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, उसका आपको रिटर्न नहीं मिला है, तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें।